रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो जनरल रिप्रेजेंटेशन जो रिएक्शन का है वो क्या है, रिएक्शन क्यों होती है, क्या उसके कारण है और उसका कोई क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है या नहीं, और सिलेबस कैसे जनरली जनरेट होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म का सिलेबस कैसे जनरेट होगा। तो जनरली सबसे पहले रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है, रिएक्टेंट होता है प्लस का रिएजेंट होता है। यस, आपका फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, वो टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर है, आपका सोलवेंट है। उसके बाद जनरली इंटरमीडिएट जनरेट होता है और उसके बाद जनरली आपका प्रोडक्ट जनरेट होता है। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। तो आपका फिजिकल पैरामीटर है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, सोलवेंट है, कैटालिसिस्ट है, आपका रिएक्टेंट है, आपका रिएजेंट है, इंटरमीडिएट है, प्रोडक्ट है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आपका जनरली रिएक्शन होता क्यों है, व्हाई रिएक्शन अकर। सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाई रिएक्शन अकर, रिएक्शन क्यों होती है। सिलेबस बनाने की कोशिश करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का। एक या दो वीडियो लेक्चर के बाद जनरली इसमें सिलेबस जनरेट होगा। जैसे कि कोऑर्डिनेशन में था मैंने डायरेक्ट सिलेबस लिख दिया था, फिजिकल में था मैंने डायरेक्ट सिलेबस लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिलेबस नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे ट्राई करूंगा क्या करने का, सिलेबस को जनरेट करने का, कैसे सिलेबस जनरेट हो सकता है। तो जनरली जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने अभी देखा, स्मॉल रिप्रेजेंटेशन रिएक्टेंट होता है, रिएजेंट होता है, उसके साथ मिलता है, इंटरमीडिएट जनरेट होता है, प्रोडक्ट बनता है। कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, सोलवेंट होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, उनकी प्रेजेंस में जनरल रिएक्शन होती है। लेकिन रिएक्शन होती क्यों है ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन होती क्यों है, व्हाई रिएक्शन अकर। अगर मैं एक जनरल भाषा में इसको बोलूं कि रिएक्शन क्यों होती है तो सबसे पहले मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल रिएक्ट बिकॉज दे मूव। मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो बिकॉज दे मूव एंड कोलाइड with each other and with the molecule of solvent, and और कर देता हूं, and or with the molecule of solvent, with the solvent molecule। तो वो क्या करते हैं, वो कोलाइड करते हैं किसके साथ, अपने साथ या सोलवेंट मोलिक्यूल के साथ। उससे क्या होता है, कोलाइड करते हैं, देन एक्वायर द एनर्जी एक्वायर करते हैं। और वो एनर्जी क्या करती है, आपने बोला कि मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो मूव करते हैं, वो कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं या फिर सोलवेंट मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं, जिसके कारण वो एनर्जी को एक्वायर करते हैं। अब उनके पास एनर्जी है तो उस एनर्जी एक्वायर के कारण क्या हो सकता है, दैट कोज द डिस्टोर्शन, दैट एनर्जी कोज द व्हाट, डिस्टोर्शन। वो क्या करती है वो एनर्जी, दैट कोज द डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन किसमें, इन द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। वो क्या करती है, डिस्टोर्शन करती है किसमें, जनरल इन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो मूव करते हैं, मूव करने के साथ वो कोलाइड करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या सोलवेंट मॉलिक्यूल के साथ। या तो वे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं या सोलवेंट मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं एनर्जी, और जिसके कारण क्या होता है, डिस्टोर्शन होता है। डिस्टोर्शन किस में होता है, तो डिस्टोर्शन बॉन्ड लेंथ में होता है या बॉन्ड एंगल में होता है। अगर ये डिस्टोर्शन स्मॉल है, इफ डिस्टोर्शन इज स्मॉल, अगर डिस्टोर्शन छोटा है तो नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। अगर डिस्टोर्शन छोटा है तो नो केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर डिस्टोर्शन लार्ज है, इफ डिस्टोर्शन इज लार्ज, तो क्या होता है, अगर डिस्टोर्शन बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, जनरली सम बॉन्ड ब्रेक, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म, नए बॉन्ड बनते हैं विद इन द मॉलिक्यूल, या तो मॉलिक्यूल के अंदर या विद अदर मॉलिक्यूल और विद अदर मॉलिक्यूल। तो ये जनरली आप बोलते हैं क्या कि रिएक्शन होती है ऐसे विद अदर मॉलिक्यूल। ये जनरल होता है क्या आइडिया, क्यों रिएक्शन होती है। रिएक्शन में आपको पता है रिएक्टेंट है, रिएजेंट है, फिजिकल पैरामीटर टेम्परेचर है, प्रेशर है, सोलवेंट है, कैटलिस्ट है, इंटरमीडिएट बनता है, ट्रांजिस्टर जनरेट होता है, वो देखेंगे सब। उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों रिएक्शन होती है, तो इसका जनरल आंसर ये दिया जाता है, मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं क्योंकि वो मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं या फिर सोलवेंट मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं। कोलिजन से क्या होता है, वो एनर्जी एक्वायर करते हैं, उससे क्या होता है, डिस्टोर्शन होता है किसमें, बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड एंगल में डिस्टोर्शन होता है। अगर वो डिस्टोर्शन स्मॉल होता है तो जनरली कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर वो डिस्टोर्शन लार्ज होता है तो क्या होता है, वहां पे आपका
बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है। यस, डिस्टोर्शन बड़ा है तो नया बॉन्ड आपका टूट रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है। विद इन द मॉलिक्यूल भी हो सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है, इसलिए रिएक्शन होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूल को क्लोजर कौन लाता है कोलाइड करने के लिए? क्या फैक्टर है जो मॉलिक्यूल को पास पास लाते हैं क्या करने के लिए? कोलाइड करने के लिए। आपने बोला मॉलिक्यूल मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं, सोलवेंट मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं, एनर्जी को एक्वायर करते हैं, और जब वो एनर्जी को एक्वायर करते हैं तो डिस्टोर्शन जनरेट होता है। डिस्टोर्शन किसमें? बॉन्ड लेंथ में। डिस्टोर्शन कितने? बॉन्ड एंगल में। और वो डिस्टोर्शन लीड्स टुवर्ड्स व्हाट? अगर वो स्मॉल डिस्टोर्शन है तो रिएक्शन नहीं होती, लेकिन अगर वो बड़ा डिस्टोर्शन है, लार्ज डिस्टोर्शन है, तो उसके कारण क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड फॉर्मिंग होती है। कुछ बॉन्ड टूटते हैं, कुछ बॉन्ड बनते हैं। मैंने लिखा बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल और विद अदर मॉलिक्यूल। जनरली ये आप बोल रहे हैं। अब व्हाट आर द फैक्टर दैट ब्रिंग्स, व्हाट आर द फैक्टर, कौन से फैक्टर्स हैं दैट ब्रिंग्स मॉलिक्यूल क्लोजर टू कोलाइड? कोलाइड करने के लिए मॉलिक्यूल को जो पास लेके आते हैं वो फैक्टर कौन से हैं? तो फैक्टर हो सकता है जनरली, पहला हो सकता है चार्ज अट्रैक्शन। वो चार्ज अट्रैक्शन हो सकता है। वो चार्ज अट्रैक्शन जनरली किसमें होता है? इनऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ रिएक्शंस में जनरली चार्ज अट्रैक्शन होता है। इनऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ रिएक्शन में जैसे RCl प्लस Na, अगर ये रिएक्शन देखूं तो इसमें क्या होता है? ये चार्ज क्या है? यहां पे चार्ज होता है, आयनिक कंपाउंड है तो Na प्लस I नेगेटिव होता है, तो जनरली चार्ज जनरेट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं आप? चार्ज अट्रैक्शन। RCl प्लस Na ये कौन सी होती है? इनऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ रिएक्शन बोली जाती है। इनऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ रिएक्शन में क्या होता है? जनरली चार्ज अट्रैक्शन होता है जो मॉलिक्यूल को पास पास। आपने बोला मॉलिक्यूल हाई रिएक्शन अगर क्यों रिएक्शन होती है? आपने बोला मॉलिक्यूल मूव करते हैं इसलिए वो रिएक्ट करते हैं। मॉलिक्यूल मूव करते हैं इसलिए रिएक्ट करते हैं। मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं कोलाइड करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या सोलवेंट मॉलिक्यूल के साथ, क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद एनर्जी को एक्वायर करते हैं, और एनर्जी को एक्वायर करने से क्या होता है? बॉन्ड एंगल में या बॉन्ड लेंथ में डिस्टोर्शन होता है। अगर वो डिस्टोर्शन छोटा है तो रिएक्शन नहीं होती, अगर वो डिस्टोर्शन बड़ा हो जाता है तो रिएक्शन हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कौन से फैक्टर है जो मॉलिक्यूल को पास पास लाते हैं और कोलाइड करने के लिए क्या करते हैं? कोलाइड करने के लिए आपको गवर्न करते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं? दो मॉलिक्यूल को क्लोजर लाते हैं क्या करने के लिए? कोलाइड करने के लिए। यस, तो पहला होता है चार्ज अट्रैक्शन, ये जनरली होता है। दूसरा होता है चार्ज इंटरेक्शन। तो चार्ज अट्रैक्शन और इंटरेक्शन जनरली होता है, क्लासिफाई कर सकते हैं आप। चार्ज इंटरेक्शन जनरली क्या होता है? कंप्लीट चार्ज की फॉर्म में नहीं है, जनरली वो इस फॉर्म में रहता है, पार्शियल चार्ज की फॉर्म में रहता है जनरली। यस, तो आप क्या कह सकते हैं? जनरली आपका C डबल बॉन्ड NH3 है तो ये क्या है? ऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ रिएक्शंस होती है। ये आपका होता है चार्ज इंटरेक्शन, होता है चार्ज अट्रैक्शन। ये आपका चार्ज अट्रैक्शन है, जनरली आयनिक कंपाउंड्स उसमें लिए गए हैं। और जनरली क्या होता है? चार्ज इंटरेक्शन होता है, पार्शियल चार्ज की फॉर्म में लिया गया है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। तो दूसरा फैक्टर हो सकता है क्या? चार्ज इंटरेक्शन। पहला क्या होता है? चार्ज अट्रैक्शन। जो इनऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ रिएक्शंस होती है वो चार्ज अट्रैक्शन के थ्रू जनरली प्रोसीड करती है, उसमें मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, कोलाइड करते हैं, किसके थ्रू? चार्ज अट्रैक्शन इज द गवर्निंग फैक्टर। दूसरा होता है आपका चार्ज इंटरेक्शन। ऑब्वियस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, दोनों ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। तो जनरल क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की गई है, क्या करने के लिए? आपने बोला व्हाट आर द फैक्टर दैट ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल क्लोजर, मतलब टू कोलाइड। कोलाइड करने के लिए कौन से फैक्टर है जो मॉलिक्यूल को पास लाते हैं? आपने बोला है कि मॉलिक्यूल मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या सोलवेंट मॉलिक्यूल के साथ, एनर्जी एक्वायर करते हैं जिसके कारण डिस्टोर्शन होता है, बॉन्ड लेंथ में डिस्टोर्शन होता है, बॉन्ड एंगल में डिस्टोर्शन होता है। अगर वो डिस्टोर्शन स्मॉल है तो रिएक्शन नहीं होती, अगर वो डिस्टोर्शन बड़ा हो जाता है तो रिएक्शन होती है। ये आपने बोला है। फिर आपने कहा कौन सा फैक्टर है जो मॉलिक्यूल को क्लोजर लाता है क्या करने के लिए? कोलाइड करने के लिए। तो पहला बोला आपने चार्ज अट्रैक्शन, ये इनऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ रिएक्शंस होता है। दूसरा बोला चार्ज इंटरेक्शन, उसमें बोला कार्बोनिल ग्रुप NH3 रिएक्शन अगर आप कर रहे हैं तो जनरली क्या बोला जाता है? चार्ज इंटरेक्शन। तीसरा क्या हो सकता है? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो सकती है, जनरली ये आप पढ़ते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, जैसे ये वाली रिएक्शंस होती हैं जनरली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जनरली आप कहते हैं, या फिर जनरली इन रिएक्शंस को भी समझा सकते हैं आप इससे। जनरली CH2 बॉन्ड CH2 प्लस Br2 का जो रिएक्शंस है तो उसमें क्या हो रहा है? जनरली आपका CH2 बॉन्ड CH2 का जो रिएक्शन है Br2 के साथ, उसमें जनरली क्या होता है?
ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के थ्रू आप उस रिएक्शन को समझ सकते हैं। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के थ्रू आप उस रिएक्शंस को समझ सकते हैं। इसका होमो होता है पाई का, इसमें सिग्मा स्टार होता है, पाई का सिग्मा स्टार में, मतलब वो जनरली आप क्या करते हैं, होमोल्यूम अप्रोच से जनरली आप इसको समझ सकते हैं क्या होती है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो जनरली तीन जनरली फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को पास लाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोलिजन होता है। कोलिजन होने के कारण क्या होता है, एक्वायर एनर्जी करते हैं। एक्वायर एनर्जी होने के कारण क्या होता है, जनरली एनर्जी एक्वायर करते हैं और फिर क्या करते हैं, वो डिस्टोर्शन अगर छोटा है तो रिएक्शन नहीं होती, बड़ा होता है। तो जनरली ये आपके तीन फैक्टर है जो क्या करते हैं, रिएक्शंस को तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तीनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, तीनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ये मत समझना कि तीनों एक दूसरे को नहीं, तीनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरली कंसीडर किया जाता है। ये आपका ओवरलैपिंग। और तीसरा फैक्टर क्या होता है, हिस्टेरिक। ये क्लोपमैन इक्वेशन में दिया गया है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है रिएक्शंस की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग को, रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, रिएक्शन क्यों होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक जनरल रिएक्शन दी जाती है, जिसको जनरल इक्वेशन दी जाती है, एक क्वांटिटेटिव इक्वेशन दी जाती है, इसको बोलते हैं क्लोपमैन इक्वेशन। दिखाई जी फिगर में। क्लोपमैन इक्वेशन में जनरली तीन कंपोनेंट होते हैं। एक जनरली आपका हिस्टेरिक फैक्टर होता है, देख रहा है आपको, एक हिस्टेरिक फैक्टर होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और तीसरा होता है होमोल्यूमो, यानी कि आपका जनरली क्या ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरली कैसा माना जाता है, हार्ड रिएक्शन माना जाता है, और जो होमोल्यूमो आपका माना जाता है वो जनरली क्या माना जाता है, जनरली आपका सॉफ्ट माना जाता है। तो आप ध्यान देना प्लीज, उसमें तीन फैक्टर है क्लोपमैन इक्वेशन में, इंटरेक्शन एनर्जी का तीन फैक्टर है, एक हिस्टेरिक फैक्टर है, दूसरा आपका क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर है। अगर मैं दिखूं हार्ड और सॉफ्ट का तो बात आगे की इश्यू आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर है, और तीसरा क्या आता है आपका ओवरलैपिंग फैक्टर है। जनरली क्या होता है ओवरलैपिंग फैक्टर, तो वो तभी तीन फैक्टर होते हैं, ओवरलैपिंग फैक्टर है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक है और हिस्टेरिक फैक्टर है। जनरली ये आपकी बोली जाती है इंटरेक्शन एनर्जी, ये बोली जाती है इंटरेक्शन एनर्जी बोल देता हूं। यस, इंटरेक्शन हिस्टेरिक फैक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ओवरलैपिंग फैक्टर है। अब थोड़ा सा चलना सिलेबस की तरफ, अब वो सिलेबस की तरफ आप मूव कर सकते हैं। कैसे मूव कर सकते हैं, हिस्टेरिक फैक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर है, ओवरलैपिंग फैक्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर को समझने के लिए, यानी चार्ज इंटरेक्शन को समझने के लिए, चार्ज इंटरेक्शन को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, चार्ज इंटरेक्शन को समझने के अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा। किसका, चार्ज का, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। अगर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज इंटरेक्शन को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज इंटरेक्शन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनसिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द मॉलिक्यूल समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, उसको समझने के लिए आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जनरली जो आप कहते हैं कि जनरल न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के लिए जनरली आप क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं, पोलराइजेशन फैक्टर पढ़ते हैं, ऑक्टेट पढ़ेंगे, पोलराइजेशन फैक्टर पढ़ेंगे, फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, ऑक्टेट पढ़ेंगे, और बाद में रेजोनेंस हाइपरकोंजन एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो जनरली आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपने जनरली बोला कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं, उससे एनर्जी एक्वायर करते हैं। जब एनर्जी एक्वायर करते हैं तो डिस्टोर्शन होता है। डिस्टोर्शन किस में होता है, बॉन्ड लेंथ में होता है, बॉन्ड एंगल में होता है, जिसके कारण बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, विद इन द मॉलिक्यूल बन सकते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बन सकते हैं, जिसके कारण जनरली क्या होता है, रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट जनरेट होता है। ये जनरली आप बोल रहे हैं। लेकिन आपने बोला क्या कि कौन से फैक्टर है जो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को पास पास लेके आते हैं कोलाइड के लिए। तो आपने जनरली बोला चार्ज अट्रैक्शन हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ रिएक्शंस में होता है। दूसरा चार्ज इंटरेक्शन हो सकता है, जैसे कार्बन पे NH3 का रिएक्शन किया, वो जनरली ऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ रिएक्शंस होता है। और तीसरा जनरली आपने क्या बोला, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ये भी एक ऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ रिएक्शन है। इसमें क्या बोलते हैं, तीनों क्या अलग अलग नहीं है, तीनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। और रीइंफोर्स को दिखाने के लिए एक इक्वेशन आपको दी गई है, मैथमेटिकल इक्वेशन। उसमें क्या है कि रिएक्शन का जो जनरली इंटरेक्शन एनर्जी आप कह रहे हैं कि इंटरेक्शन होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन होगा, जिसके कारण प्रोडक्ट है, वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, हिस्टेरिक फैक्टर पे, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, और तीसरा ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग पे। तो तीनों चीजें आपस में दूसरे को क्या कर रही है, रीइंफोर्स कर रही है, अपोज नहीं करती। तो बेटर जो अंडरस्टैंडिंग बनती है मैकेनिज्म की, वो तब बनती है जब आपको तीनों अच्छे से आता हो। हिस्टेरिक वाला भी अच्छे से आता है। हिस्टेरिक का मतलब जनरली क्या, जो बाद में क्या किसके कारण होता है, जो मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट है, जो जनरली आप कहां पढ़ते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री में जाकर पढ़ते हैं। 3D पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो पढ़ते हैं, 3D पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो आप पढ़ते हैं, तो हिस्टेरिक वाला आपको अच्छे से आना चाहिए। यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन, स्टैटिस्टिकल जो आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री में दो पोर्शन होते हैं, कौन कौन से पोर्शन होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक, दोनों आपको आना चाहिए। तो पहला हिस्टेरिक फैक्टर आपको अच्छा आना चाहिए। यानी कि उसमें हिस्टेरिक फैक्टर का मतलब जनरली क्या होता है, मॉलिक्यूल में एटम का अरेंजमेंट, जो जनरली आप कहां पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टीरियोकेमिस्ट्री में स्पेशल अरेंजमेंट जनरली आप पढ़ते हैं, तो आप पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो पूरा का पूरा किसका हो जाता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को कोरेस्पोंडिंग हो जाता है। दूसरा आप क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कर रहे हैं, चार्ज इंटरेक्शन की बात करते हैं। अगर चार्ज इंटरेक्शन के बेस पे है ये दूसरी टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो चार्ज इंटरेक्शन के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, चार्ज इंटरेक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़नी पड़ेगी, पोलराइजेशन पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मल चार्ज पढ़ना पड़ेगा, एटसेट्रा ऑक्टेट पढ़ना पड़ेगा, एटसेट्रा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। तीसरा आपका होता है क्या, ओवरलैपिंग
फैक्टर यानी कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, होमोल्यूमो वाला है ये। अगर ये होमोल्यूमो वाला तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, और तीसरा मोलिकुलर ऑर्बिटल आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो जनरली समझने की कोशिश करना, जब मैं बोल रहा हूं, मैंने ये बोला है जनरली कि मॉलिक्यूल रिएक्ट बिकॉज मूव, पहली बात प्लीज रिमूव द फिगर, क्योंकि वो मूव करते हैं, मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं, वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलाइड किसके साथ करते हैं, ईच अदर करते हैं, एक दूसरे के साथ करते हैं, या फिर सोलवेंट मॉलिक्यूल के साथ करते हैं। जब वो कोलाइड करते हैं तो एक्वायर करते हैं एनर्जी। अगर वो एक्वायर करते हैं एनर्जी तो क्या होगा, डिस्टोर्शन होता है। डिस्टोर्शन किस में होता है, बॉन्ड लेंथ में होता है। डिस्टोर्शन किस में होता है, बॉन्ड एंगल में होता है। जब बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ में डिस्टोर्शन होता है, अगर ये स्मॉल डिस्टोर्शन है तो क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। अगर ये लार्ज डिस्टोर्शन होता है जनरली क्या होता है, तो बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां होता है, अगर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन विद इन द मॉलिक्यूल है, या फिर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन विद इन द मॉलिक्यूल है, या न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन विद अदर मॉलिक्यूल है। यस, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन विद द मॉलिक्यूल हो सकता है और विद अदर मॉलिक्यूल हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है जनरली, विद अदर मॉलिक्यूल होता है, जिसके कारण क्या होता है जनरली, प्रोडक्ट जनरेट होता है। ये जनरली आप कह रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल और कोलाइड ईच अदर, तो कोलिजन के लिए कौन कौन से फैक्टर जनरली आप बोल रहे हैं, तो कोलिजन के लिए आपने जो फैक्टर बोले हैं वो कौन कौन से फैक्टर बोले हैं, आपने बोला है कि चार्ज इंटरेक्शन होता है, या फिर चार्ज अट्रैक्शन होता है, या फिर जनरली आपने बोला क्या, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग आप कह रहे हैं, जिसके कारण वो क्या आते हैं, क्लोज आते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, क्लोज आते हैं। क्यों वो क्लोज आते हैं, चार्ज अट्रैक्शन के कारण, चार्ज इंटरेक्शन कारण, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कारण वो क्लोज आते हैं, होमोल्यूमो इंटरेक्शन के कारण क्लोज आते हैं, चार्ज इंटरेक्शन के कारण वो क्लोज आते हैं, चार्ज अट्रैक्शन के कारण वो क्लोज आते हैं। तो जनरली इसका लिए क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट के लिए इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन में क्या है, उसको क्लोपमैन इक्वेशन जनरली बोलते हैं कि इंटरेक्शन एनर्जी जनरली किस पे डिपेंड करती है, स्टेरिक फैक्टर पे डिपेंड करती है। दूसरा आपने क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर है, उसमें जनरली चार्ज अट्रैक्शन और इंटरेक्शन दोनों आ जाएंगे, जो मैंने अभी दिखाई थी आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में। और तीसरा आपका क्या होता है, होमोल्यूमो यानी कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है, होमोल्यूमो यानी कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है। तो तीनों एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं जनरली, ये आपको नजर आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर को पढ़ने के लिए यानी चार्ज इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए, चार्ज अट्रैक्शन को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मॉलिक्यूल में कहां है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द मॉलिक्यूल कहां पे है वो आपको देखना पड़ेगा। और उसके लिए अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ऑब्वियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जनरली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पढ़नी पड़ती है, पोलराइजेशन आपको पढ़ना पड़ता है, फॉर्मल चार्ज आपको पढ़ना पड़ता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होमोल्यूमो पढ़ना चाहते हैं तो जनरली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, इससे होती है एक्सप्लेन, बहुत सारी इससे होती है, लेकिन बेटर रिएक्शन मैकेनिज्म कब माना जाता है, जब दोनों से एक्सप्लेन हो जाए। बेटर रिएक्शन मैकेनिज्म जनरली अंडरस्टैंडिंग कब माना जाता है, जब दोनों से एक्सप्लेन हो जाए। कुछ रिएक्शन इससे एक्सप्लेन होती है, कुछ इससे एक्सप्लेन होती है, लेकिन जनरली आपका बेटर रिएक्शन मैकेनिज्म कंसीडर किया जाता है जब दोनों से एक्सप्लेन हो जाए। तो आप देखना जरा, ये भी मुझे पढ़ना होगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलराइजेबिलिटी, फॉर्मल चार्ज, ऑक्टेट रूल, ये सब आप जानते हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा। ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा जनरली, अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग करना है रिएक्शन मैकेनिज्म का, ये भी पढ़ना पड़ेगा। तीसरा स्टेरिक फैक्ट है, जिसको आप क्या कर रहे हैं, 3D रिप्रेजेंटेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। स्पेशल ओरिएंटेशन मतलब एक तरीके से क्या, ये स्पेशल ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा, यानी कि पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, यानी कि जो स्टैटिक है, जो आपका डायनेमिक है, तो जनरली वो पोर्शन आपको पूरा आना चाहिए। तो थोड़ा सिलेबस का मैं कह रहा था, कोशिश कर रहा हूं सिलेबस बनाने की, कि सिलेबस बने कैसे, तो आपको ये पूरा पढ़ना होता है, ये पूरा पढ़ना होता है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है रिएक्शन मैकेनिज्म की, बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको करनी है, तो आपको तीनों चीजों पे कमांड होना पड़ेगा। एक पहली चीज क्या है, स्टेरिक फैक्टर, जिसमें आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरी पढ़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला जो कैटेगरी आती है, पोलराइजेशन आपको पूरा, जनरली आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, जिसको आप जनरली रेजोनेंस भी बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट की टर्म में जनरली आपको करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट करना पड़ेगा, मेसोमेरिक करना पड़ेगा, यस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करना पड़ेगा, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो देखने पड़ेंगे, रेजोनेंस, हाइपर कन्जुगेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीजें आपको, इसको बोलते हैं जनरली चार्ज सेपरेशन अप्रोच। तो पूरी चार्ज सेपरेशन अप्रोच आपको पढ़नी पड़ेगी। और वो होता है ऑर्बिटल इंटरेक्शन अप्रोच, ये पूरी होती है चार्ज सेपरेशन अप्रोच, ये होती है ऑर्बिटल इंटरेक्शन अप्रोच, और ये होती है पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी स्टेरिक फैक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्बिटल इंटरेक्शन वाला पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, चार्ज इंटरेक्शन वाला, चार्ज सेपरेशन अप्रोच पूरा, और तीसरा ये तीनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब थोड़ा सा आगे और चलता हूं, तो आपको तीनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। आपको मैंने फिगर भी दिखाई थी जनरल रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग। अब आगे चलता हूं।
अब दूसरी चीज आप थोड़ा ध्यान देना, मैं कोशिश वही कर रहा हूं कि सिलेबस जनरेट हो। सिलेबस कैसे जनरेट किया जा सकता है? जनरली आप कहते हैं कि मुझे तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ना है, मेसोमेरिक पढ़ना है, रेजोनेंस पढ़ना है, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना है, मुझे तो ये सारी चीजें पढ़नी है, फिर मुझे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पढ़ना है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जनरली मेरी इंटरेक्शन जो एनर्जी है उसमें तीन कंपोनेंट होता है, एक स्टेरिक फैक्टर होता है, दूसरा आपका चार्ज सेपरेशन वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, और तीसरा मेरा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वाला फैक्टर होता है। अब जनरली आप ये बोल सकते हैं, क्या आपने बोला है कि कुछ बॉन्ड बनते हैं, कुछ बॉन्ड टूटते हैं, कुछ बॉन्ड बनते हैं। वो बनते विद इन द मॉलिक्यूल भी है, दूसरे मॉलिक्यूल, कुछ बॉन्ड टूटते हैं। और बॉन्ड क्यों टूटते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल कोलाइड करने के बाद, कोलाइड जब करता है दूसरे मॉलिक्यूल से या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ, तो एनर्जी एक्वायर कर लेता है, जिसके कारण डिस्टॉर्शन होता है। डिस्टॉर्शन अगर छोटा है कोई रिएक्शन नहीं होती, अगर डिस्टॉर्शन बड़ा होता है तो रिएक्शन होती है। तो जब रिएक्शन होती है जनरली डिस्टॉर्शन बड़ा होता है, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ में डिस्टॉर्शन ज्यादा है, बॉन्ड एंगल में डिस्टॉर्शन जनरली ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा मतलब क्या? बॉन्ड किससे बना है? इलेक्ट्रॉनों से बना है। तो जनरली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड बनता है, बॉन्ड टूटता है, मतलब क्या है? बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना क्या है? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो आप क्या करें? डिस्ट्रीब्यूशन और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसमें? केमिकल रिएक्शन के दौरान। डिस्ट्रीब्यूशन और रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का किसके दौरान? केमिकल रिएक्शन के दौरान। और डिस्ट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता होगा? इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन की तरफ मूव करते होंगे। क्योंकि आपने क्या बोला? आपने बोला जनरली बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जनरली बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और न्यू बॉन्ड फॉर्म किसमें होते हैं? विद इन द मॉलिक्यूल होते हैं, और विद इन द मॉलिक्यूल हो सकते हैं या विद अदर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। जनरली बॉन्ड बनते हैं विद इन द मॉलिक्यूल और मतलब बॉन्ड किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन द केमिकल रिएक्शन, रिडिस्ट्रीब्यूशन इन द केमिकल रिएक्शन होता है। और रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब सीधा ये है कि इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रीजन में जाते होंगे, यानी न्यूक्लियोफाइल से कहां जाते होंगे? इलेक्ट्रोफाइल पे जाते होंगे जनरली। या मैं क्या कह सकता हूं? होमो से जनरली किधर जाते होंगे? ल्यूमो से जाते होंगे इलेक्ट्रॉन, जो आप कहते हैं होमोल्यूमो से जनरली 6 आप कैनोनिकल ऑर्बिटल्स कहते हैं। पढ़ूंगा मैं इनको, लेकिन एक जनरल आइडिया बता रहा हूं कि 6 आपके जनरली क्या होते हैं? कैनोनिकल ऑर्बिटल्स होते हैं। जनरली यहाँ पे क्या होता है? सिग्मा होता है, जनरली यहाँ पे पाई होता है, ये पी होता है, दिस वन पाई स्टार होता है, सिग्मा स्टार होता है। तो जनरली होमो से ल्यूमो गए होंगे। तो जनरली क्या? इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन तक गए होंगे। न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो होता होगा, होमो से ल्यूमो की तरफ का फ्लो होता होगा। तो जनरली यही आप बोल रहे हैं क्या? कि रिएक्शंस में बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, नए बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल भी बनते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी बनते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही होता है रिएक्शन में। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां तक होता है? डिस्ट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से होता होगा? इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन की तरफ होता होगा, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होता होगा, होमो से ल्यूमो की तरफ होता होगा। तो जनरली ये आपका क्या होता है? रिएक्शंस में यही जनरली होता होगा, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ चलते होंगे या फिर इस तरीके से। लेकिन क्या यही जो आपने लिखा है अभी कि मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ, एनर्जी एक्वायर करते हैं, डिस्टोर्शन होता है, छोटा होता है तो रिएक्शन नहीं होती, बड़ा होता तो रिएक्शंस होती है, ये आपने बोला है जनरली। फिर उसके बाद जनरली आपने क्या कहा कि इसका मतलब जनरली जो इंटरेक्शन की जो टर्म है उसमें, इंटरेक्शन एनर्जी की जो टर्म है उसमें 3 आपने कहा यूनिट होती है। पहली स्टेरिक फैक्टर जो जनरली स्पेशियल ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है, जिसमें आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी होती है। दूसरी आपने क्या बोला? जनरली चार्ज इंटरेक्शन अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और तीसरा आपने बोला ऑर्बिटल ओवरलैपिंग यानी कि चार्ज सेपरेशन अप्रोच, ऑर्बिटल इंटरेक्शन अप्रोच, और तीसरा क्या? स्टेरिक फैक्टर। ये तीनों चीज आपको पढ़नी है। यस उसके बाद आप कह रहे हैं क्या इन्हीं से सब कुछ आप कह सकते हैं। और दूसरा आपने बोला कि बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड बना है। अगर बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड बना है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का ही रीअरेंजमेंट या रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन कहां से कहां हुआ है? हाई रिच इलेक्ट्रॉनिक रीजन से क्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट रीजन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, होमो से ल्यूमो की तरफ जा रहे हैं। ये जनरली तो हुआ होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन क्या इसी में हो जाता है? नहीं, उसके अलावा भी आप बोल सकते हैं कि क्या सारी रिएक्शन इसी में जनरली आप कह सकते हैं कि इन्हीं में पढ़ी जा सकती है तीनों चीजों में? नहीं, कुछ स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन भी होती है। स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन होती है, उसमें कोई भी आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत नहीं पड़ती। जनरली अपने आप से ही क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन हो जाता है। जैसे कि ये रिएक्शन है तो इसमें क्या होता है? अपने आप से डिकम्पोजिशन हो रहा है। जैसे कि ये रिएक्शन है, इसमें आपसे क्या हो रहा है? अपने आप से डिकम्पोजिशन हो रहा है। जनरली कब होता होगा? जनरली वीक सिग्मा बॉन्ड होता होगा, पोलराइज सिग्मा बॉन्ड होता होगा, और जनरली जो ग्रुप उसको छोड़ के जाता होगा उससे स्टेबिलिटी बेटर होती होगी, जिसको आप क्या कहते होंगे? लिविंग ग्रुप कहते होंगे। लेकिन जो मेरा
आइडिया है, वो आइडिया ये है कि अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म का सिलेबस बनाना चाहते हैं तो जनरली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शन होती क्यों है, और रिएक्शन होने का कारण आपको पता चला। रिएक्शन क्यों होती है, जनरली आपने बोला मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, कोलाइड करते हैं, और जो फैक्टर है मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, एनर्जी एक्वायर करते हैं, वो एनर्जी एक्वायर करते हैं तो डिस्टोर्शन होता है, बोन लेंथ में, बोन एंगल में डिस्टोर्शन होता है। अगर वो डिस्टोर्शन स्मॉल हो रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं, अगर बड़ा डिस्टोर्शन होता है तो बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रीअरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है। लेकिन वो जो फैक्टर है जो क्या करते हैं, जो फैक्टर जो उनको पास पास लाता है मॉलिक्यूल को, वो क्या होता है, चार्ज अट्रैक्शन हो सकता है, चार्ज इंटरेक्शन हो सकता है, या ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो सकती है। तो जो अगर आप कहते हैं कि इनका एक क्वांटिटेटिव कोई इक्वेशन है, हाँ क्वांटिटेटिव इक्वेशन इंटरेक्शन एनर्जी की इक्वेशन बोली जाती है, क्लोबमैन इक्वेशन जनरली बोली जाती है। पहली टर्म क्या होती है, स्टेरिक फैक्टर होती है, दूसरी टर्म क्या होती है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली टर्म होती है, तीसरी टर्म क्या होती है, उसमें थर्ड टर्म होती है, उसमें क्या, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग भी। ऐसा नहीं कि अपोजिट करते हैं, दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं, नहीं, रीइंफोर्स करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यानी चार्ज सेपरेशन अप्रोच, ऑर्बिटल इंटरेक्शन अप्रोच, और तीसरा क्या, स्टेरिक फैक्टर जनरली जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी जाती है। चार्ज सेपरेशन में जनरली क्या पढ़ा जाता है, सिमेट्रिकल एंड इनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा जाता है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आते हैं, पोलराइजेशन आपके आते हैं, फॉर्मल चार्ज जनरली आता है, वो वहां पे पढ़ा जाता है। और तीसरा आपका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है, जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या है, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, आपका होमो क्या है, आपका ल्यूमो क्या है, होमो ल्यूमो इंटरेक्शन कैसे होता है। आपने बोला कि रिएक्शंस में क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, यानी कि क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन हाई रिच रीजन से यानी कि डिफिशिएंट रीजन में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रीजन में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल पे जाते हैं जनरली, होमो से जनरली ल्यूमो की तरफ मूव करते हैं, और जनरली आप क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो ये तीन चीजें आपके बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, दूसरा ऑर्बिटल इंटरेक्शन वाला, तीसरा स्टेरिक वाला। क्या इन्हीं में सारे रिएक्शंस आ सकते हैं, नहीं, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन भी होता है, उनको अलग से कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे Rn2+ को मैंने देखा तो अपने आप से रिएक्शन हो जाती है R++N2, और ये बन जाती है +H2O। क्या है, ये पोलराइज बॉन्ड होना चाहिए, ज्यादा पोलराइज होना चाहिए, वीक होना चाहिए, वीक सिग्मा पोलराइज बॉन्ड होता है, और जो छोड़ के जाने वाला ग्रुप है वो स्टेबल होना चाहिए। तो जनरली आप बोल सकते हैं कि ये बेसिक है किसका, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने का। उसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है, तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, बहुत सारे पैरामीटर से डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट में लिख सकता हूं क्या, कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, ये क्या था, क्यों रिएक्शन होती है, उसकी बात चल रही थी, क्यों रिएक्शन होती है। अब इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। पहली बात है रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन, मैंने बोला रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, दूसरा रिएजेंट होता है, दूसरा आपने टीपी बोला, तीसरा आपने कहा सोलवेंट है, फिर आपने कहा इंटरमीडिएट है, फिर कहा प्रोडक्ट है, फिर आपने बोला रिएक्शन क्यों होती है, रिएक्शन क्यों होती है, ये बोला क्यों रिएक्शन होती है। तो उसके लिए आपने बताया रिएक्शन इसलिए होती है कि मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं। यस, मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं। जब मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं किसके साथ, मॉलिक्यूल मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, मॉलिक्यूल मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करते हैं तो क्या करते हैं, एक्वायर एनर्जी करते हैं। कोलाइड विद द मॉलिक्यूल अदर मॉलिक्यूल के साथ करते हैं, या सोलवेंट मॉलिक्यूल के साथ करते हैं, सोलवेंट मॉलिक्यूल के साथ करते हैं, और जब उसके साथ वे कोलाइड करते हैं तो एक्वायर एनर्जी करते हैं, एक्वायर एनर्जी करते हैं तो जिसके कारण क्या होता है, डिस्टोर्शन होता है। डिस्टोर्शन किस में होता है, बॉन्ड लेंथ में होता है। डिस्टोर्शन किस में होता है, बॉन्ड एंगल में होता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर वो स्मॉल डिस्टोर्शन है तो कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शंस होती है। अगर वो डिस्टोर्शन बड़ा होता है, लार्ज डिस्टोर्शन अगर होता है तो वहां पे क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। क्या मतलब होता है, मतलब बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। यानी कि क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होना, न्यू बॉन्ड फॉर्म मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यही केमिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से कहां, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रीजन की तरफ जाते हैं। जनरली आप बोल रहे हैं ये जनरली रिएक्शंस होता है। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि कोलाइड करते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन जो फैक्टर हैं, व्हाट आर द फैक्टर दैट ब्रिंग मॉलिक्यूल क्लोजर, कौन से फैक्टर है जो इसको क्लोज करके लाते हैं, दैट ब्रिंग मॉलिक्यूल क्लोजर, जो मॉलिक्यूल को क्लोज करके लाते हैं, दैट ब्रिंग मॉलिक्यूल क्लोजर फॉर कोलाइड, मॉलिक्यूल क्लोजर टू कोलाइड। कोलाइड करने के लिए कौन उनको पास पास लेके आता है, तो फैक्टर जनरली क्या हो सकते हैं, वो चार्ज अट्रैक्शन हो सकता है, वो चार्ज इंटरेक्शन हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो सकती है, जनरली होमोल्यूमो वाला हो सकता है। इसको आपने क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा है, और इसको आपने क्या कहा है, ऑर्बिटल इंटरेक्शन कहा है। तो जनरली आपने बोला कि कोई इक्वेशन है इस टाइप का, हाँ क्लोपमैन का इक्वेशन है। इक्वेशन क्या कहता है कि इंटरेक्शन
एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, स्टेरिक फैक्टर पे डिपेंड करती है। दूसरा किस पे डिपेंड करती है, दूसरा चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है, जो जनरली क्या लिखा हुआ है, हार्ड इंटरेक्शन होती है। तीसरा क्या लिखा है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है। तो जनरली आप क्या कहते हैं, ऑर्बिटल इंटरेक्शन आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पढ़ना है, और तीसरा आपको स्टेरिक फैक्टर पढ़ना है, यानी कि स्टीरियो आपको आना चाहिए, 3D रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए एटम का मॉलिक्यूल के अंदर। दूसरा आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन यानी कि चार्ज सेपरेशन अप्रोच पूरी आनी चाहिए, यानी कि अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द मॉलिक्यूल, उसका पूरा स्टडी करना पड़ेगा। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द मॉलिक्यूल, वो पूरा स्टडी करना पड़ेगा। उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पोलराइजेशन पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, यानी कि सारे इफेक्ट कहिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट उसमें पढ़ने पड़ेंगे। उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मल चार्ज उसमें पढ़ना पड़ेगा, या आप बोल सकते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में आपको एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये सब कुछ उसमें पढ़ना पड़ेगा। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा भी स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन के कारण भी कुछ रिएक्शंस होती है जो इस कैटेगरी से अलग रखी गई है। जनरली ये आप कह रहे थे। अब आती है बात किसकी, रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो ये था रिएक्शंस का। उसके बाद देखता हूं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, जनरली आप बोल सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये है। कोशिश कर रहा हूं कि 2 लेक्चर के बाद एक जनरली क्या सिलेबस का पैटर्न जनरेट कर सकूं, सिलेबस का पैटर्न जनरेट कर सकूं। मैंने कोऑर्डिनेशन में आते ही सिलेबस लिख दिया था, थर्मोडायनेमिक्स में आते ही सिलेबस लिख दिया था, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में सिलेबस इतना इजीली नहीं लिख सकता। रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया है मैंने, पहले बोला रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना है, इंटरमीडिएट के थ्रू गया हुआ है, टेम्परेचर प्रेशर सॉल्वेंट है, फिर रिएक्शन क्यों होती है, उसके बाद रिएक्शन क्यों होती है के बाद क्या बोला, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन की तरफ मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉनों का। और जो नेक्स्ट बात बोल रहा हूं क्या बोला, रिएक्शन मैकेनिज्म ये क्या होता है, गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। गाइडिंग प्रिंसिपल होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, जो अंडरस्टैंड करता है, दैट अंडरस्टैंड दैट हाउ रिएक्शन अकर्स, कैसे रिएक्शन हो रही है, जो ये अंडरस्टैंड करता है कि कैसे रिएक्शन आपकी रिएक्शन हो रही है, किस किस पे डिपेंड करता है जनरली, कैसे आपका न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, कैसे होमो से ल्यूमो में आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। जनरली ये गाइडिंग क्या स्टेरिक का रोल होता है, जनरली वो उसको करने के लिए क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। तो जनरली रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, अगर मैं कहूं रिएक्शन मैकेनिज्म के फैक्टर क्या क्या होता है अफेक्ट करने वाले, तो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट हो सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग क्या हो सकता है रिएक्शन मैकेनिज्म का, जनरली आप बोल रहे हैं क्या, रिएक्टेंट हो सकता है। रिएक्टेंट कैसे हो सकता है, 1-2 एग्जांपल्स दे सकता हूं कैसे रिएक्टेंट हो सकता है, कौन कौन फैक्टर होते हैं जनरली। आप बोल सकते हैं CH3 CH2 CH2 Br अगर है उसमें KCN मिला दिया जाए तो आपका मिलता है CH3 CH2 CH2 CN मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मिलाने लगे टर्सरी कंपाउंड CH3 CH3 Br उसमें KCN मिलाने लगे तो क्या बोलेंगे आप, रिएक्टेंट यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, कोई रिएक्शन नहीं होती। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। फैक्टर अफेक्टिंग बोल रहा हूं, पहला फैक्टर अफेक्टिंग क्या बोल रहा हूं, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, यहां करती है, यहां पे रिएक्टेंट है, यहां पे दूसरा है, और सारी कंडीशन सेम है। लेकिन आपका क्या हुआ, प्रोडक्ट एक में मिल रहा है, एक में मिल ही नहीं रहा, यानी कि रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो गया। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, रिएजेंट पे भी डिपेंड करता है। रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट आपने सेम रखा हुआ है, आपने चेंज क्या कर दिया, रिएजेंट कर दिया है। जैसे मान लो ये CH3 CH3 Br, इस पे एक बार OCH3 नेगेटिव मिलाता हूं, एक बार दूसरी बार क्या मिलाता हूं, HCH3 मिलाता हूं, एक बार OCH3 नेगेटिव मिला देता हूं, एक बार HCH3 नेगेटिव मिलाता हूं, तो क्या होगा, दोनों में अलग अलग होगा। इसमें क्या होगा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, एलिमिनेशन वाला होगा, CH डबल मोड CH आ जाएगा। इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा। पढ़ूंगा वो सब्स्टिट्यूशन और वो सारी चीजें, मैं सिर्फ बता रहा हूं। इसमें मैंने क्या बोला, ये सेम था, रिएक्टेंट सेम है, रिएजेंट चेंज कर दिया तो भी प्रोडक्ट आपका चेंज हो गया। तो दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है आपका, रिएजेंट, पहला फैक्टर क्या हो सकता है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट अलग अलग हुआ, प्रोडक्ट अलग अलग हुआ, रिएजेंट अलग अलग हुआ, प्रोडक्ट अलग अलग हुआ, तो जनरली ये फैक्टर हो सकता है। तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है, सोलवेंट का, सोलवेंट का फैक्टर हो सकता है। 2 नेप्थोल पे मैंने लगा के दिखाया है, जनरली आप उसमें ले सकते हैं, अलग अलग सोलवेंट ले सकते हैं। 2 ये वाला आपका PHCH2Br के साथ रिएक्शन करके दिखा सकते हैं आप। एक बार कहां होता है O एल्किलेशन, एक बार कहां होता है C एल्किलेशन। फिगर में भी देख सकते हैं, फिगर दिखाइए प्लीज, फिगर दिखाना जी एक बार। तो आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार आपने क्या लिया हुआ है, एक बार आपने PHCH2Br है, एक बार आपने क्या लिया है, नीचे वाला देखना प्लीज, क्या आपने सोलवेंट लिया हुआ है। पहला सोलवेंट आपका DMF है और दूसरा सोलवेंट आपका TFE है। TFE की जगह आप वाटर का यूज भी कर सकते हैं, और वाटर ये क्या है, टेट्राफ्लोरोएथेनॉल है, या इसकी जगह वाटर भी यूज कर सकते हैं। और पहले वाला क्या है, DMF है। तो क्या हुआ है, दोनों ही केसेस में सोलवेंट को चेंज करने से आपके प्रोडक्ट चेंज हो गए हैं। एक पे जनरली क्या हो रहा है, C वाला हो रहा है, एक पे जनरली क्या है, O वाला हो रहा है। एक पे O एल्किलेशन जनरली कहिए, एक पे C एल्किलेशन जनरली कहिए। पहले वाले पे क्या हो रहा है जनरली आपका O एल्किलेशन, दूसरे वाले पे क्या हो रहा है C एल्किलेशन। इंपैक्ट क्या है, सारी चीजें सेम है, बस सोलवेंट अलग अलग हुआ है। पहले पे डाइमेथिल फॉर्मोमाइड DMF का यूज किया गया है, दूसरे पे TFE यानी टेट्राफ्लोरोएथेनॉल का यूज किया गया है। तो सोलवेंट को चेंज करने से भी चेंज हो जाता है।
सोलवेंट को चेंज करने से चेंज हो रहा है, देखिए प्लीज ध्यान से। तो पहला आपने जनरली क्या बोला, रिएक्टेंट है, रिएजेंट है, सोलवेंट है। तो सोलवेंट पे आप देख सकते हैं जब आप डीएमएफ लेते हैं तो आपका जो कंपाउंड बनता है डीएमएफ के साथ, आप देख सकते हैं वहां पे बना हुआ है OCH2PH बना हुआ है, वो पूरी रिंग बना के उसने दिखाई है, OCH2PH की रिंग बना के दिखाई है। और दूसरे वाले में क्या हुआ है, जब आपने TFE लिया है और सारी चीजें सेम है, TFE है, PHCH2Br है ही, तो उसमें क्या हुआ है जनरली आपका OH हुआ है और दिस वन यानी PH बना। तो ये आपका है, आप देख सकते हैं एक बार C वाला हुआ, एक बार O एल्किलेशन वाला। और फैक्टर क्या हो सकता है, और फैक्टर जनरली आपका हो सकता है टेम्परेचर का भी फैक्टर होता है, हाँ टेम्परेचर का भी फैक्टर हो सकता है। जनरली आप देख सकते हैं एक्रोलीन की रिएक्शन देख सकते हैं, किसके साथ, एक्रोलीन का रिएक्शन है, मान लिए KCN के साथ देख रहा हूं, रिमूव द फिगर प्लीज। एक बार 5 डिग्री पे देख रहा हूं और सारी कंडीशन सेम है, NaH लिया है, KCN लिया है, 5 डिग्री है, NaH लिया है, KCN लिया है, और जनरली आपने कितना लिया, डिग्री बढ़ा दिया आपने, 80 डिग्री कर दिया। तो जनरली एक जगह क्या होता है डायरेक्ट एडिशन होता है, एक जगह क्या होता है कॉन्जुगेट एडिशन होता है। तो जनरली इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका OHCN बनता है और एक जगह क्या होता है आपका दिस वन बनता है, तो आपका कॉन्जुगेट एडिशन बनता है। तो जनरली आप क्या कह सकते हैं, जनरली आप बोल सकते हैं कि ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सारी चीजें सेम थी, टेम्परेचर चेंज किया गया था। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्टेंट पे डिपेंड है, रिएक्टेंट अलग होते प्रोडक्ट अलग हो गए। दूसरा रिएजेंट पे डिपेंडेंट है, रिएजेंट अलग हुए, एक बार आपका क्या मिल गया, रिएक्टेंट आपका सेम था, रिएजेंट अलग हुए तो आपके प्रोडक्ट अलग हो गए। तीसरा आपने क्या बोला, जनरली सोलवेंट का इफेक्ट है, हाँ है, ये आपका PHCH2Br है आपका जनरली, ये आपका क्या है TFE है, यहाँ पे आपने क्या लिया DMF लिया। तो जनरली वो रिएक्शन एक बार फिर फिगर दिखाना प्लीज, फिगर में देख सकते हैं आप अच्छे से, फिगर में और अच्छे से बना हुआ है। तो ऊपर DMF आपका लिखा है, तो O के साथ तो एल्किलेशन हुआ है, दूसरा आपका C के साथ एल्किलेशन हुआ है, और फोर्थ आप देख सकते हैं KCN NaOH 80 डिग्री है, 5 डिग्री है। दोबारा से डिस्कस करूंगा इसको, मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, जनरली गाइडिंग प्रिंसिपल होता है रिएक्शन को समझने के लिए, कैसे रिएक्शन हुई है और वो किस किस पे डिपेंड करता है। रिमूव द फिगर प्लीज। जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, रिएजेंट पे डिपेंड करती है। मैंने रिएक्टेंट लिया CH3 CH2 CH2Br, KCN के साथ रिएक्शन करवाया, CH3 CH2 CH2CN बना, लेकिन जब मैंने ट्रेसरी वाला ब्रोमाइड ले लिया तो क्या हुआ, रिएक्शन ही नहीं हुई, यानी कि आपका रिएक्टेंट चेंज किया तो रिएक्शन ही नहीं हुई। दूसरा आपने क्या बोला, रिएजेंट एक बार मैंने क्या किया, एक बार मैंने CH3 जनरली रिएक्शन कराने के लिए बोल रहा हूं, Br के साथ क्या लिया, CH3CBr के साथ क्या लिया, एक बार OCH3 लिया, एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिला, एक बार SCH3 लिया, सब्स्टिट्यूशन मिल गया, तो रिएजेंट ही चेंज किया था। रिएजेंट चेंज करते ही क्या हुआ, एक बार आपके एल्कीन मिल गया, एक बार सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिला। तीसरे में आपने क्या बोला, सोलवेंट ही चेंज किया था, एक बार DMF लिया था और दूसरी बार TFE लिया था, टेट्राफ्लोरोएथिनॉल या वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार O एल्किलेशन हुआ, एक बार C एल्किलेशन हुआ, और फोर्थ में क्या बोला, टेम्परेचर एक बार 5 डिग्री लिया, एक बार 80 डिग्री लिया, तो क्या हुआ, चेंज हो गया प्रोडक्ट। तो जनरली ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म के फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं। तो इस वीडियो में जनरली और नेक्स्ट वीडियो में भी, 2 वीडियो बनने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि सिलेबस कैसे जनरेट होता है वो सिलेबस बनाऊंगा उसके बाद। तो जनरली मैंने इसमें बताया रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिएक्शन क्यों होती है, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरेक्शन एनर्जी के, स्टेरिक फैक्टर जिसमें सारी स्टीरियो पढ़नी होती है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर जिसमें आपको क्या पढ़ना होता है, चार्ज सेपरेशन अप्रोच, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट उसी में पढ़ने होते हैं। तीसरा आपने क्या बोला, ऑर्बिटल इंटरेक्शन यानी ओवरलैपिंग, और उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो सारा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जनरली आपने क्या कहा, रिएक्शन मैकेनिज्म गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है रिच रीजन से डिफिशिएंट रीजन की तरफ। और उसके बाद क्या बोला आपने, जनरली फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या होते हैं, तो आपने बोला रिएक्टेंट फैक्टर हो सकता है, दूसरा आपने क्या बोला, रिएजेंट फैक्टर हो सकता है, तीसरा आपने क्या बोला, जनरली एग्जांपल के साथ मैंने बोला कि जनरली ये फैक्टर हो सकता है, रिएक्टेंट फैक्टर होता है, रिएजेंट फैक्टर हो सकता है, प्रेशर भी जनरली ये फैक्टर हो सकता है फिजिकल पैरामीटर में। तीसरा आपने क्या बोला, सोलवेंट फैक्टर हो सकता है जनरली, और नेक्स्ट वाला क्या बोला, टेम्परेचर एक फैक्टर हो सकता है जनरली। तो मैं डिस्कस करूंगा कॉन्जुगेट डायरेक्ट एडिशन, ये तो O एल्किलेशन, C एल्किलेशन तो डिस्कस करनी है, ये तो पहली क्लास है सिर्फ ये बताने के लिए कि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्यों होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, और उसके फैक्टर जनरली क्या क्या हो सकते हैं, जनरल फैक्टर क्या हो सकते हैं उसको अफेक्ट करने वाले। स्टीरियो का मैंने कोई जिक्र इसमें नहीं किया है, यानी स्टीरियो का जनरली कोई जिक्र नहीं किया है। तो ये पहला लेक्चर था जनरल इंट्रोडक्शन टू द रिएक्शन मैकेनिज्म। नेक्स्ट भी लेक्चर उसी का होगा, जनरल इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद में एक सिलेबस क्रिएट करूंगा, वो सिलेबस आपको पढ़ना होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।